अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज बहुत ही दिल-ख़राश 2 वाक़यात के ऊपर बात करनी है और वो दोनों भारत से मुताल्लिक़ हैं। और आपको मालूम है कि बाबरी मस्जिद का केस जो चल रहा था सीबीआई के तहत, उसका आज फ़ैसला आ गया है। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो 32 के 32 लोग उसमें जिनके ऊपर इल्ज़ामात थे, उनको बाइज़्ज़त तौर पे बरी कर दिया गया है। और आपको मालूम है कि 6 दिसंबर 1992 में ये जो वाक़या हुआ था और जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ था, वो सारी दुनिया ने देखा था। और जिस तरीके से वो प्लान किया गया, वो लिब्राहन कमीशन जो था, उसमें उन्होंने बताया था कि मेटिकुलसली एक प्लान्ड इवेंट था ये, और उसको पहले से बाकायदा तौर पे किया गया था, उसकी रिहर्सल की गई थी, सब कुछ किया गया था। तो इसका आज ज़रा तजिया करते हैं। और साथ-साथ दूसरा इश्यू जो है वो यूपी में ही, जो कि लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया की, वहाँ पे एक खातून के साथ ज़्यादती हुई है और फिर उसको रात गए बहुत ही तकरीबन 2:30 बजे के करीब उसका फ्यूनरल भी कर दिया गया, क्रीमेट कर दिया गया और उसकी फैमिली को भी नहीं उसमें इन्वॉल्व किया गया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट 2 वाक़यात हुए हैं, उनके ऊपर बात करते हैं और चलते हैं भारत। बात जॉइन कर रहे हैं जनाब जॉन दयाल साहब, हमारे दोस्त हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं भारत के, और बहुत ही बड़ा नाम दानिश के हिसाब से भी और वैसे भी इनकी जो रिसर्च है उस हवाले से भी। जॉन दयाल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। गुड मॉर्निंग जी। मॉर्निंग। अ, जॉन दयाल साहब, ये जो आज वाक़या हुआ है, जो कोर्ट का डिसीजन आया है, इस पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने उस पे मायूसी का इज़हार किया है। तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं कि ये कितना खतरनाक है, एक रिलीजियस और सेक्टेरियन हार्मनी के हवाले से, इंटर रिलीजियस हार्मनी के हवाले से, और वैसे भी हिंदुस्तान की एकता के हवाले से? क्योंकि आपने दो किस्सों का एक साथ जिक्र किया, जी, दोनों में मैं पहले उसकी कॉमनैलिटी बता देता हूँ। ठीक है जी। उन दोनों में क्या खसूसियत है? खसूसियत ये है कि हिंदुस्तान में आज रूल ऑफ लॉ, जस्टिस, द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तीनों के ऊपर एक तरीके से एक निशान लगा हुआ है कि क्या हिंदुस्तान मॉडर्न एक स्टेट है जहाँ पे कानून है, जहाँ पे लोग कानून पे इत्मीनान कर सकते हैं और कह सकते हैं कि उनको कानून से राहत मिलेगी। और ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहले तो मैं बाबरी मस्जिद ही, क्योंकि सबसे बहुत बड़ा किस्सा है जिसने पिछले तकरीबन 30 साल से, कह सकते हैं आप, काफ़ी खून खराबा मचा रखा है। पोलराइजेशन में उसका एक बहुत बड़ा एक हाथ रहा है और शायद आगे भी वो याद रहेगा। और याद रहेगा, पार्टीशन ऑफ द हार्ट्स कह सकते हैं जिसको, कि दिलों में दरार डालने वाला बहुत बड़ा। मुसलमानों के लिए तो कहर की बात थी, एक ईमान की जगह, एक इबादत की जगह टूटी गई, शहीद की गई। मगर गैर मुस्लिम हिंदुस्तानियों के लिए, ईसाइयों के लिए, सरदारों के लिए, दलितों के लिए, ट्राइबल्स के लिए, ज़हीनी हिंदुओं के लिए, सबों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल था कि क्या कुछ लोग, मनचले कहिए, बेवकूफ़ कहिए, सरफिरे कहिए, पागल कहिए, जुनूनी कहिए, क्या वो मुट्ठी भर लोग पूरे देश को चैलेंज कर सकते हैं? और क्या राज, स्टेट, तख्त उनका साथ देगा? यही एक सवाल था। मस्जिद तो अब शहीद हो गई, उसको दोबारा बनाने का तो हम सभी जानते थे कोई सवाल नहीं है। तो पहला जो, अलावा इसके कि उन दिनों की सरकार जो कांग्रेसी सरकार थी, नरसिम्हा राव सदर थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने किस तरह कहा कि नॉन एक्शन भी एक्शन है। और जब से टूट रही थी, एक मीनार गई, दूसरी मीनार गई, तीसरी मीनार गई, तो वो सो रहे थे। उनके साथ साथ कानून सो रहा था, लगता था। फौजें तैयार थी, पुलिस तैयार थी, मगर हुक्म देने वाला कोई नहीं था। तो बात तो वहाँ से शुरू होती है। और जब बात आती है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट मानता है कि बाबरी मस्जिद के तीनों चीज़ें गुनाह पे हैं। जब स्टैचूज रखे गए, जब तोड़ा गया, जब उसके ऊपर नया मंदिर बनाया गया, तीनों गैर कानूनी है। ये सब मानते हुए भी उसने कहा मगर ज़मीन सिर्फ एक ही कौम को जाएगी। तो जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये जजमेंट दे दिया,
और बहुत बड़ी बेंच नहीं। तो जूनियर कोर्ट्स क्या कहेंगी, वो तो हाकिम का इशारा आंखों से समझती है। तो हम मान के चल रहे थे कि यहाँ पर कोई फंसेगा नहीं, मगर ये सुप्रीम कोर्ट से जूनियर कोर्ट है और इसको टेक्निकी हिसाब से जजमेंट दे रहा था, और वहाँ पे इसने पैतरा डंडी मार दिया, आप कह सकते हैं। इन्होंने ये कहा, ये तो इन्होंने माना कि मस्जिद टूटी है, यह भी माना कि जब जैसे सैकड़ों अखबार नवीस वहाँ पर थे, कैमरामैन थे, कि मस्जिद की डोम्स पर लोग चढ़े हुए थे, उनके हाथ में कुल्हाड़े थे, फौलादी हिंसा हथियार थे, छेनियाँ थी, तोड़ तो रहे थे, चेहरे दिख रहे थे। उन्होंने ये कहा कि ये है एक गुंडा दर्जा, और जो 32 नेतागण के खिलाफ केस लगा है उनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आपस में मिलके कोई सलाह मशवरा करके इसका क्राइम नहीं किया। ये सरासर झूठ है, क्योंकि बाबरी के खिलाफ एक पार्टी की और एक संघ की बहुत दिनों से साजिश थी, उसके खिलाफ बात हो रही थी। जब इसमें स्टैचूज रखे गए थे उसी साजिश के अंतर्गत रखे गए थे। जब एक पूरा मूवमेंट चला रथ यात्रा का, लाल कृष्ण आडवाणी का, वो उस मूवमेंट के अंतर्गत था। जब दहस हो गया उसके बाद ईंटें दुनिया भर से आई, एक मूवमेंट था, तो कोई ना कोई तो उसको सलामती दे रहा था, सरपरस्ती दे रहा था, प्लान कर रहा था, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसकी प्लानिंग की कंस्पिरेसी कर रहा था। प्लानिंग तो आर्किटेक्ट भी हाँ, कर सकता है, ठीक, मगर कंस्पिरेसी की इसको हाँ, ढाएंगे, हाँ। इस पे मंदिर बनाएंगे, ये तो एक साजिश हो जाती है। और ये जो मूर्तियों की आप बात कर रहे हैं जॉन साहब, ये मूर्तियां जो हैं ये कांग्रेस ये गवर्नमेंट के अंडर ज्यादातर हुई चीजें थी। तो कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर हुई थी। हाँ, मूर्तियां तो हाँ, वहां के कलेक्टर ने रखवाई थी, जो बाद में हाँ, एमपी बन गए थे। दरवाजा राजीव सही गांधी बात के जमाने में खुला। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स तो चलती है। लोग वोट बैंक पॉलिटिक्स से समझते हैं कि सिर्फ मुसलमानों का या दलितों का वोट के लिए कांग्रेस करती है, मगर वोट बैंक पॉलिटिक्स है कि किसी भी एक तबके को अपने तरफ खींचने की, और ये बहुत बड़े वोट बैंक की है। राजनीति हाँ, थी। हाँ, और हाँ, धर्म और वोट बैंक दोनों इकट्ठा आए, और इसमें साजिश साफ है। जो 32 थे, इनसे ज्यादा भी लोग इन्वॉल्व थे, जो शायद उस दिन अयोध्या ना जा पाए हों। सही बात है। और इसमें मैं देख रहा था कि जो लोग जिसमें शामिल थे, एल के अडवाणी साहब देख लें, कल्याण सिंह साहब देख लें, उमा भारती देखें, कैसे कैसे लोग इसमें शामिल, और जो ओपन उनकी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं जॉन साहब, जो कि मीडिया ने रिकॉर्ड की हुई हैं, मुख्तलिफ जगहों पे रिकॉर्ड की हुई हैं। मीडिया वहां पे, जैसे आपने कहा कि पत्रकार वहां पे मौजूद थे, सब कुछ वहां पे देख रहे थे। जो रुचना एक जर्नलिस्ट थी, उनको वहां पे मैन हैंडल किया गया और उनको वहां पे उनके कपड़े फाड़ दिए गए। तो ये तो वहां पे हो रहा था, एडवाणी साहब देख रहे थे, उस छत के ऊपर बैठे हुए थे जहां पे वो सब कुछ देख रहे थे, और वहां पे ये पत्रकार भी मौजूद थे। तो ये सब कुछ होने के बावजूद क्या कोर्ट को नजर नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है? उन्होंने ऐसे कर दिया कि जैसे बाबरी का वाकया हुआ ही नहीं है। नहीं, ये लोग वहाँ क्या देखने गए थे? कोई कठपुतली का तमाशा देखने गए थे क्या? हाँ, वहाँ पे क्यों गए थे देखने? बाबरी मस्जिद की शहादत देखने गए थे, अपने लोगों को उत्साह बढ़ाने गए थे, अपने लोगों को उनका जज्बा बढ़ाने गए थे। नहीं तो इतने बड़े बड़े नेता वहाँ पे क्या करने गए थे? क्या कर रहे थे? इनकी मौजूदगी ही इनका गुनाह साबित करती थी, एक तरीके से देखा जाए तो। और इसमें जो एल के अडवाणी साहब का, तो मुझे एक स्टेटमेंट अभी तक याद है कि फिर उन्होंने ये भी कहा कि आज तो खुशी का दिन है, जाएं मिठाइयां खाएं और सेलिब्रेट करें। अब यहाँ पे देखें, इतना बड़ा नेता हो वहां पे और वो इस तरह की जब बातें करेगा, तो फिर जाहिर है कि प्लानिंग का वो हिस्सा थे। एक दिन पहले रिहर्सल हो रही थी, सब कुछ हो रही थी कि कैसे गिराना है, और डायनामाइट किया गया क्योंकि उसका स्ट्रक्चर तो मजबूत था। उसके इर्द गिर्द पहले गड्ढे खादे खोदे गए और फिर उसमें पानी डाला गया और पता नहीं क्या क्या किया गया, फिर उसकी एक एक ईंट जो है वो लोग ले गए। तो ये तो एक बाकायदा पूरी साजिश थी, और लेकिन कोर्ट को नजर नहीं आई ये चीज। नहीं, उसके पहले कई कमीशन को तो, लिबरल कमीशन का आपने जिक्र किया, हाँ, कितनी मोटी कमीशन है, कितने साल चली, कितने 48 लोगों को। एक्सटेंशन, जॉन भाई 48 एक्सटेंशन दी गई उसको। जी हाँ, और उसकी रिपोर्ट तो है। हाँ, रिपोर्ट को तो आप शहीद नहीं कर सकते ना। उसमें साफ है किसने क्या कहा, कब कहा, क्या किया, कब किया।
और उनके अल्फाज ये हैं, उनके ये अल्फाज हैं कि ग्रेट पेन्सटेकिंग प्रेपरेशन एंड प्री प्लानिंग। ये इस कमीशन के अल्फाज हैं, आप अंदाजा लगा लें कि लिबरेशन मगर कमीशन ये कह रहा है कि बहुत ही माइन्यूट किस्म की प्लानिंग के बाद ये सब कुछ किया गया था। मगर हिंदुस्तान के कानून के अंतर्गत जुडिशियल कमीशंस का कोई एक तरीके से मायने नहीं है। कई एक कमीशंस आए गए हैं जिन्होंने आरएसएस का कई एक दूसरे एक्ट्स ऑफ वायलेंस में हाथ शामिल किया है। सरदारों के वायलेंस में, और लोगों के वायलेंस में भी और लोगों का हाथ हुआ है। मगर जुडिशियल कमीशंस में जो गवाहियाँ होती हैं और जुडिशियल कमीशंस की रिपोर्ट खुद जब कानून का सज़ा देने की बात आती है तो एक तरीके से बेमायने हो जाता है। ये जो इवन वाजपेयी साहब का जो दौर था, 1998 से 2004 तक का भी, उसमें भी हमने देखा कि इस केस को डैमेज किया गया, मुख्तलिफ तरीकों से डैमेज किया गया, मुख्तलिफ उसमें सब कुछ किया गया। तो क्या आप समझते हैं कि आज का जो फैसला है उसको देख के हम ये कह सकते हैं कि कोर्ट जो है वो पार्टिजन था, कोर्ट कॉम्प्रोमाइज हो गया, कोर्ट ने देखा कि जो हुक्मरान है, रूलर्स हैं, उनकी क्या इस वक्त सोच है, उसके मुताबिक फैसले दिया जाए? नहीं, अगर कोर्ट ने ये भी सोचा, अगर कोर्ट मजबूर है तो वो भी ठीक बात तो नहीं है ना। हाँ, हाँ, क्योंकि हिंदुस्तान के कानून के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी बराबर की चीज़ें हैं, एक दूसरे पे निगाह रखती हैं, एक दूसरे की गलती सुधारने का काम करती हैं। और जुडिशरी और खासकर सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच तो एक तरीके से सबसे ऊपर है, क्योंकि वो देखती है कि कोई अपनी हद को ज़्यादा तो नहीं, लान तो नहीं रहा है, कोई कानून तोड़ तो नहीं रहा है। तो जब जुडिशरी अपने आप को मजबूर समझेगी, जब जुडिशरी हाकिम की आंख में देखेगी कि क्या इशारा है, तो फिर कानून कहाँ गया, फिर तो कानून ताक में रखा गया। हाँ, कानून वाकई ताक में रखा गया। अच्छा, ये जो सीबीआई का मामला है, मुझे तो ये भी लगता है कि जैसे सीबीआई ने सही तरह प्रोसिक्यूशन ही नहीं की है, उन्होंने प्रेजेंट ही नहीं किया केस इस तरह का कि जिसके ऊपर कोई अच्छा फैसला भी किया जा सकता। तो क्या आप सीबीआई से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपील में जाएंगे? सीबीआई किसी ज़माने में जब बना था तो शायद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी था। हम्म, उसके बाद हाकिम और दूसरे हाकिम खुद ही कहते गए कि ये केस पैरेट है। सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये जो स्टेट की एजेंसीज हैं, ये टोटली पॉलिटिसाइज हो गई हैं। इनका काम रह गया है कि कानून की हिफाजत करना नहीं, कानून की मदद करना नहीं। इनका काम है कि राजा रईस क्या मांगता है हमसे, और जो वो मांगता है उसको वो देना, चाहे इसमें ईमानदार फंसे, चाहे गुनाहगार निकल जाए। सीबीआई को कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। आज की तारीख में भी सीबीआई उन लोगों के पीछे है जिनका किसी और जुर्म से कोई लेना देना नहीं है, और उन लोगों को एकदम उनके आंख मीच ली है जो उसकी आंखों के सामने गुनाह कर रहे हैं। तो सीबीआई से तो मैं कुछ एक्सपेक्ट करता ही नहीं हूँ, तो मायूस होने का तो खैर फिर सवाल ही नहीं आता। लेकिन कम से कम थोड़ी सी एक सेम्बलेंस ऑफ लेजिटिमेसी को देखने के लिए, कोई थोड़ा सा, एक जो एक दिखावे के लिए ही सही, तो आप समझते हैं कि ये अपील में नहीं जाएंगे और कोई आपको उससे उम्मीद कोई नहीं मेरा ख्याल है आज की तारीख में हाकिमों के सामने, कचहरियों के सामने, और शायद हिंदू और मुसलमान लोगों के सामने भी जो एक मेन मुद्दा है कि किस तरीके से शांति रखी जाए, अमन रखा है? जाए। और उसके रखने के लिए अपने अपनी वजह से जो भी सेक्रीफाइस देना मांगता है, कानून की सेक्रीफाइस, अपने गुस्से की सेक्रीफाइस, हम लोग सिविल सोसाइटी के लिए अपनी मायूसी की सेक्रीफाइस, लगता है कि सबों ने कह दिया है कि अमन चाहिए, चाहे वो कब्रिस्तान का अमन क्यों ना हो। वेरी सैड, वेरी सैड। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज देख रहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट को देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में पिछले साल फैसला किया कि जनाब ये जो यहाँ पे मंदिर बनेगा और जमीन दे दी गई। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट के पास 370 को, 35A को देखने के लिए तो टाइम बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस चीज को बड़ा ही जल्दी जल्दी प्रोसेस किया गया, बड़ी जल्दी उसको देख के सारी शवाहिद वगैरह देख के फैसला कर दिया गया। तो ये क्या सिलेक्टिव मोरालिटी थी या क्या था ये?
क्या कहूँ, हमारा खुद का केस सुप्रीम कोर्ट में 10 साल से पड़ा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच अब चालू ही नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट क्यों करता है, क्या करता है? चीफ जस्टिस बाकी जजेस से सलाह करते भी है नहीं कि अपनी मर्जी से करते हैं। पिछला चीफ जस्टिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया। मैंने कहा कि जब मौका आ जाता है कि क्या सही है, क्या तकदीर वाला है, क्या तदबीर वाला है, जब वो मानना ही नहीं है तो कोई भी बहाना चलेगा। और उसमें डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडियन लॉ है, उसके मुताबिक मस्जिद वगैरह को ढाना जो है, उसको डेमोलेशन उसकी जो है वो एक नेशनल क्राइम है। तो उस नेशनल क्राइम को सारे टेलीवाइज किया गया, देखा भी गया, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो इसको आप क्या समझते हैं कि डेमोक्रेसी के लिए जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, वो कितना बड़ा ये खतरा है इस चीज में? गैर कानूनी ढंग से तो किसी गरीब की झुग्गी झोपड़ी को गिराना भी जुर्म है। एब्सोल्युटली। और ये तो 500 साल पुराना स्ट्रक्चर था, बिल्डिंग थी, मस्जिद थी। इसको गिराना तो सिर्फ एक कानून के अंतर्गत नहीं, कई कानूनों के अंतर्गत जुर्म है। दो कौमों के बीच में फसाद पैदा करने के हिसाब से जुर्म है, टारगेटेड हेट के हिसाब से जुर्म है, और बिल्डिंग गिराना तो जुर्म है। उसके अलावा कॉन्स्पिरेसी की बात आई, उसके अलावा पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी की बात आई, और फिर हर इंडिविजुअल के ऊपर जुर्म साबित होता है। तो कई इसके ऊपर लेयर, दर्जा ब दर्जा जुर्म है। मगर जब आपने कहा कि हम आँख मीचेंगे, तो फिर एक जुर्म हो या 1,000 जुर्म हो, सभी के लिए आप अंधे हैं, कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। हम्म। तो आपको फिर एक इसका आदमी नहीं मतलब। दिखाई दे रहा है, आपको भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। हम्म। तो आप क्या समझते हैं कि आज का जो फैसला है, उसकी बुनियाद उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने रख दी थी, जो उन्होंने कह दिया था कि जी ये मंदिर बनेगा और ये इसकी जो प्रॉपर्टी है ये उनके हाथ में जाएगी, मुसलमानों का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो वो बुनियाद रख दी गई थी जिसकी बुनियाद के ऊपर आज ये फैसला हुआ और उसमें उन्होंने लोगों को बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जो अंडरलाइन, उसकी जो नीचे सतह के नीचे उसकी जो नींव है, हम्म। नींव ये है कि एक मेजॉरिटी कम्युनिटी का ईमान सबसे ऊपर है। हम्म। और उसके लिए, उस ईमान के लिए, उनकी बिलीफ के लिए, फिर बाकी सब चीज़ें एक तरीके से ईंट पे ईंट रखी जा सकती है ठीक तरीके से। हम्म। तो जो सिविल सूट था और ये क्रिमिनल सूट है, इनको अलग करके देखना तो एक कानून की एक तरीके से नासमझी मानी जाएगी कि हम लोग हाँ। कानून को हिंदुस्तान के समझ नहीं रहे हैं। और उससे ज़्यादा कानून का जो सोशो पॉलिटिकल रूट्स हैं, उसके जो रेमिफिकेशंस हैं, वो हिंदुस्तान में ही नहीं, हर जगह भी बहुत बड़े होते हैं। और कई बारी कोर्ट्स, अमेरिका में भी देख लीजिएगा, जजमेंट देते हैं एक खास कम्युनिटी को अपीस करने के लिए, चाहे वो वाइट्स हों या अपर कास्ट हों या एक खास धर्म के हों या एक खास रंग के हों। तो वो जो चीज़ आ गई है कानून में एक तरीके से कि कानून अंधा है। हम्म। कानून अंधा नहीं है, कानून बहुत खूब अच्छी तरीके से देख के, और जो वो समझता है माफिक, जो वो समझता है कि ठीक है, कानून ही ठीक नहीं है, हम्म। उसकी नज़र में ठीक है, होना चाहिए, वही करता हाँ। है। और ये सिर्फ इसी में नहीं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में हम देख रहे हैं। हम्म। तो ये जो आपकी एक स्ट्रगल है, ओवर द इयर्स आपने एक स्ट्रगल की है जॉन साहब, और आपने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। नॉर्मली लोग इस तरह करते नहीं है जिस तरह आपने की है। आपकी उस स्ट्रगल के बाद अगर आप फील करते हैं आज के दिन, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो आज का फैसला है, ये भारत की आत्मा के ऊपर हमला है? भारत की जो एक जो आइडिया ऑफ इंडिया था, आज वो खत्म हो गया। लोगों की जो उम्मीदें थी, जो इच्छा थी, वो भी खत्म हो गई। ये एक तरीके से पोस्टमार्टम की बातें हैं। हम्म। पोस्टमार्टम लाश को तो कभी जिंदा करता नहीं है, मगर ये ज़रूरी साबित कर देता है कि जो शख्स था क्यों मरा, कैसे मरा, किसने मारा, और उससे हम क्या सबक लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की सिविल जजमेंट से इस
क्रिमिनल कोर्ट की, सीबीआई स्पेशल कोर्ट की क्रिमिनल जस्टिस जजमेंट से हम क्या सबक लेते हैं, उस सबक से आगे के कानून क्या पक्के हो सकते हैं, जमहूरियत पक्की हो सकती है, सेक्युलरिज्म पक्का हो सकता है, सातों कौमें इकट्ठी रह सकती हैं, उनको इकट्ठे रहने के लिए क्या कानून लाने पड़ेंगे, क्या उनके बीच में लाइनें खींचनी पड़ेंगी, क्या उनको इकट्ठा करने के लिए क्या बैंड्स बनाने पड़ेंगे, किस तरीके के बॉन्ड्स बढ़ाने पड़ेंगे, उसके लिए ज़रूर सबक मिलता है। और जो हम लोगों की स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल है कि आने वाली कौमें अमन से रहें, आने वाली कौमें फिर खून खराबा ना देखे। ये बाबरी मस्जिद ने टूटने से पहले भी बहुत खून खराबा देखा है। अदवानी की यात्रा जहाँ जहाँ गई, लाशों के ढेर उसके पहिए के निशानों के ऊपर बिस्ते चले गए। वो बाबरी मस्जिद के ढहने से पहले की बात है। बाबरी मस्जिद के ढहने में तो खून खराबा हुआ, उसके ढहने के बाद फिर बम ब्लास्ट हुए, फिर उसकी ईंटें आने लगी, मंदिर बनाओ का आने लगा, फिर गुजरात का वायलेंस हो 2002। तो ये जो सब रहा, उम्मीद है, दुआ है, कोशिश रहेगी कि दोबारा ना हो। शायद हम फिर फेल हो जाएं, शायद फिर उफान आए, समुद्र है, शायद फिर हाँ उफान आए, मगर कोशिश तो हम करेंगे, इंसान है हम। हाँ, वो ठीक है, लेकिन लेकिन एक चीज जरा बताए ना कि ये जो जिस तरीके से ये मेजोरिटेरियनिज्म इतना ज्यादा हो गया है, और मुझे याद आ रहा है कि 1949 में इंदिरा जी ने लखनऊ से अपने वालिद साहब को खत लिखा था, और उन्होंने कहा था कि मेरा यहाँ पे दम घुट रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के अंदर भी और हर जगह पे आरएसएस के जो लोग हैं वो छा गए हैं। तो ये अगर 1949 में ये हालत थी तो आज तो उससे भी कहीं ज्यादा होगी। तो क्या आप भी फील करते हैं कि आपका दम घुट रहा है, या आप जैसे लोगों का दम घुट रहा है वहां पे? पिछले 30 साल से ज़्यादा में कांग्रेस के कई सदरों ने मेरे से इंटरव्यूज़ में और प्राइवेटली भी कई बार कहा है कि पार्टी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जिनको आप कम्युनल एलिमेंट, कास्टिस एलिमेंट कह सकते हैं, बहुत हावी हैं। तो एक तरीके से जब मेजॉरिटेरियनिज्म की बात आती है, तो उसमें हम सिर्फ भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी को ही गुनहगार मान के चले, ये भी एक तरीके से ठीक नहीं है। उसके अंदर हर पार्टी का एक तबका है जो जिसके दिल आरएसएस के साथ धड़कता है, जिसका दिल भाजपा के साथ धड़कता है, चाहे उनकी राजनीति, उनकी पार्टी, उनका जो बाकी जो पॉलिसीज हैं वो शायद ना हो, मगर जो मेन चीज़ है वो तो धड़कती है ना। तो वो चाह के भी, हमने कई इलेक्शन में देखा, चाह के भी वो उसको, जिस जिंदगी और मौत की लड़ाई भाजपा से, संघ से नहीं लड़ पाते। ये जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, मैं इसको बड़ा, आज आज मैं सारा दिन इसी को देखता रहा, सोचता रहा कि क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, और मुसलमानों के लिए वहां पे क्या चैलेंजेस हैं और क्या मिनोरिटीज के लिए क्या चैलेंज हैं। तो बेसिक जो मैसेज मुझे फील हुआ वो ये है कि मुसलमानों को और मिनोरिटीज को ये कह दिया गया है कि आप सेकंड भी नहीं बल्कि थर्ड क्लास सिटीजन के तौर पर रहना चाहें तो ठीक है, तो रह सकते हैं आप। लेकिन क्या आप समझते हैं कि मुसलमान या मिनोरिटीज जो हैं वो सर नीचा करके वहां पे जिंदा रहने के लिए तैयार हो जाएंगे? नहीं, और मेरा ख्याल है कि हिंदू हिंदू का एक बहुत बड़ा तबका भी ये नहीं मानता, क्योंकि हिंदुइज्म में कास्ट है, हम्म, जबरन ट्राइबल्स को इंक्लूड किया गया है, सिक्स है, सब इबरत तो ले रहे हैं ना, सब देख तो रहे हैं। हम्म, तो शॉर्ट रन में तो सब सब्र का घूंट, या आप कह सकते हैं खून का घूंट पी के चुप हैं। हम्म, मगर और दूसरी बात है कि डिक्टेटरशिप, मेजोरिटेरियनिज्म, हमने हिस्ट्री में देखा है, बड़े शॉर्ट लिव्ड होते हैं, क्योंकि इनके इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस के अलावा हिस्ट्री का भी एक फोर्स है, इंटरनेशनल भी मूवमेंट्स हैं, ट्रेड, इकोनॉमी, कॉमर्स, ये भी पैंडमिक भी एक इशू है। तो इनकी उम्र 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल भी हो सकती है, मगर ख़त्म होती है। तो ये तो मैं मान के चलूँगा कि
अगले 20 साल के बाद किश्ती फिर संभलेगी, ये तो मैं मान के चलूंगा। लेकिन फिर नुकसान देखें ना जॉन साहब, नुकसान देखें कि कितना हो चुका होगा। ये बिल्कुल वही पैटर्न है जो जर्मनी में किया गया था, कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए गए थे, इसी तरह उन्होंने उनको यहूदियों को तबाही और बर्बादी का निशाना बना दिया गया था। इसी तरह आसाम में कंसंट्रेशन कैंप्स मुसलमानों के लिए बनाए जा रहे हैं, वहां पे भी ये सारा सिलसिला हो रहा है। तो ये जो एक नाजीज मॉडल है, जो एक जो जर्मनी का मॉडल है, वो भी ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होगा अगले 20 साल के बाद। जर्मनी से अच्छे सबक भी लिए जा सकते हैं, और मैं इससे आगे कहना नहीं मांगता, मगर मेरा ख्याल है बाबरी का जो फेस था, उसकी जो कीमत देश को चुकानी पड़ी खून खराबे के हिसाब से, लाशों के हिसाब से, वो हो चुका। आज की लड़ाई और दरार हिंदू और मुसलमान के बीच में नहीं आई है। कल के जजमेंट से, और आपके यहाँ आज है, हमारे यहाँ ये रात बीती हो चुकी है इसके ऊपर, कल के जजमेंट से जो दरारें हैं खास पटेंगी तो नहीं, मगर फैलेंगी भी नहीं। आज की जो दरार, जो नई दरार है, वो अमन पसंद लोगों के बीच में और सरकार के और कानून के उस तबके के बीच में है जो मेजॉरिटेरिज्म मांगता है। आज की दरार कॉन्स्टिट्यूशन में आई है, जिसको पाटा जाना पड़ेगा, पाटा जाना चाहिए। कई सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने वेबिनार्स में मेरे को बोला है, लोगों को बोला है कि सुप्रीम कोर्ट खुद अपने आप को करेक्ट करेगी, खुद करेगी। उन्होंने बोला है, जॉन आप विश्वास रखिए, जो दौर जा रहा है, कल के परसों के जो चीफ जस्टिस थे, आज के भी जो चीफ जस्टिस थे, कल नहीं रहेंगे, और फिर एक नई फसल आएगी। और जो आज भी हैं, जब वो नई फसल को भी देखेंगे, हौसला आएगा और करेक्टिव हो जाएंगे, पोस्ट फैक्टो करेक्टिव हो जाएंगे। जैसे कि इमरजेंसी में जो गुनाह किए गए थे एकदम उसके बाद ठीक हो गए थे, तो मैं उसको कुछ मान के चलता हूँ। तो मेरा, जैसे मैं कह रहा था, आज की दरार जो 92 की दरार थी, 2002 की दरार थी, वो थी, मगर आज की दरार फर्क दरार है। और ये दरार को पाटना मेरा ख्याल है बाद में आसान रहेगा, क्योंकि ये तकनीक की दरार है, ये इंसानी दिलों के बीच की दरार नहीं है। अच्छी बात है, अच्छी बात है कि आप कम से कम ऑप्टिमिस्टिक हैं और हमें भी ऑप्टिमिज्म आप दिखा रहे हैं, और अल्लाह करे कि इस तरह की चीजें हो सकें। एक तो ये है कि जो मैसेज इसमें नहीं, से मुझे एक मिलता बात है है, वो। एक बात है, हाँ, क्यों क्यों हाँ। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जजमेंट के बाद मुस्लिम जो रिएक्शन आए बड़े बिटर हैं, हम्म, सबने खिल्ली उड़ाई है, मगर हम्म, बहुत ही अमन पसीदा, हम्म, कोई भी उनमें उकसाने वाला एक, आप कह सकते हैं, अलिफ तक नहीं है। हम्म। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छी बात, अच्छी बात। और दूसरी तरफ भी एक तरीके से, हालांकि बरी होने की खुशी तो है, मगर जले में नमक छिड़कने का भी कोई खास बहुत बड़ी कोशिश नहीं की गई है। कोशिश नहीं की गई, चलें ये तो एक पॉजिटिव बात है। लेकिन एक चीज जो मैसेज दिया गया वो यही है कि क्राइम पेज, क्योंकि क्राइम अगर, पेस वेरी हाँ, वेल, हाँ, तो ये जिसकी अगर लाठी मैसेज उसकी आएगा, भैंस। हाँ, तो ये मैसेज अच्छा नहीं है। अब दूसरी तरफ आखिर में मैं जरा चाहता हूँ कि वो भी जरा डिस्कस करें। आज यूपी जो है वो सबसे ज्यादा खबरों में है, तो वो भी खबर जो है वो यूपी से है कि वहां पे जो वाकया हुआ है, हाथरस का जो सिलसिला हुआ है, वहां पे एक खातून के साथ बहुत ज्यादती हुई है, और ना सिर्फ ज्यादती हुई है बल्कि उसको फिर उसकी क्रीमेट कर दिया गया है। और रात के वक्त, हालांकि जो ट्रेडिशंस हैं वो ये हैं कि कहती हैं कि रात के वक्त क्रीमेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन रात के वक्त कोई वो 2:30-3 बजे उसको क्रीमेट भी कर दिया गया और फैमिली को भी नहीं बताया गया। तो इसको किस तरह देख रहे हैं? ये तो बहुत ज्यादती है। और वो लोग के जो 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 परपेट्रेटर्स हैं, वो सीएम साहब की कास्ट से ताल्लुक रखते हैं, राजपूत हैं वो। जो बाबरी के केस में या कम्युनल केसेस में, आप कह सकते हो, माइनॉरिटीज का दर्जा है, हाँ जी, वो कास्ट के केस में दलितों का दर्जा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और यहाँ पर कई लोग कह रहे हैं कि रेप तो रेप ही है, आप क्यों उसकी जात बता रहे हैं। जात बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेडिशनली दलित समाज को एक तरीके से कहा जाता है कि उनको एक्सप्लॉइट कर लो, कोई बात नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, कोई जुर्म नहीं है, और गरीब की जोरू सबकी भाभी तो हिंदुस्तान में कहावत है ही। मगर कानून की निगाह में दलित के ऊपर चाहे चोट हो या गाली हो या रेप हो, डबल क्राइम है,
डबल क्राइम है। एक तो नॉर्मल क्राइम तो है ही, उसको नॉर्मल भी कहना बड़ा अजीब सा लग रहा है, मगर दलित को कास्ट के बेसिस पर एक्सप्लॉइट करना। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब से श्री बिष्ट, और मैं उनको योगी कहना ठीक नहीं समझता क्योंकि वो मुख्यमंत्री है, जब बिष्ट की सरकार जब से आई है, उनकी जाति अपने आप को सोच रही है कि हम तो राजा हैं। और यहाँ पर चाहे वो एक ब्राह्मण गुंडे का खून हो गया था या ये भी, तो वहाँ पे भी कास्टिज्म तो पूरा उफान पर है। और इस लड़की के साथ जो हुआ, बेरहमी से हुआ, जो लोग पहले हल्ला मचा रहे थे दूसरे केस में और ठीक मचा रहे थे, अब वो सब चुप हैं। वो औरत जो अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रही थी, और जिसके कहने पे आप कह सकते हो 4 लोगों को फांसी दी गई, वो चुप है। तो ये तो फिर ठीक नहीं है। ये भी उतना ही बड़ा घाव है जितना कोई और घाव हो सकता था। तो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ तो फिर ना हुई ना, जिस तरह बाबरी केस में हमने देखा वो भी ना हुआ। ये जो केस है इसमें भी प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो एक ट्वीट कर देते हैं और बरी जिम्मा हो जाते हैं। दिस इज नॉट द वे टू रूल द कंट्री। मगर क्योंकि हम कहावतों में बहुत, सुबह से 2-4 कहावतें मैं भी बता चुका हूँ। एक हाँ, हिंदुस्तान की बहुत तीसरी कहावत है, पाकिस्तान की भी, और बहुत पावरफुल कहावत है, गरीब को ना सता गरीब रो देगा, मगर उसका आंसू खुदा ने सुन लिए तो हाँ, जड़मुड़ से खो देगा। ओए होए, सही बात। याद रखेंगे। सही बात है। तो अभी आप समझते हैं कि कुछ ना कुछ बेहतरी के चांसेस हैं, आपको नजर आते हैं कि कहीं कहीं कोई एहसास नजर आता है आपको, कम से कम चलें और कुछ ना हो तो एहसास तो नजर आए। पॉलिटिकल इवोल्यूशन है, ह्यूमन इवोल्यूशन है। हम्म, इतने जोर का सताओ ज्यादा दिन नहीं होता। हिंदुइज्म में खुद ही कहा गया है कि जब जब गुनाह इतना बढ़ जाता है तो प्रभु खुद एक अपने आप एक नया अवतार लेते हैं। हम्म, तो जब हिंदू धर्म में यही कहा गया है तो फिर तो मानना ही पड़ेगा ना। हाँ। तो अल्लाह करे कि जॉन साहब आपकी ये जो ऑप्टिमिस्टिक बात है ये जो नेता हैं उन तक भी बात पहुंच सके, उनको भी पता चल सके कि कुछ लोग इस तरह की भी बातें सोचते हैं। उनको भी थोड़ा सा अपने पॉलिटिकल जो उनकी एक बेनिफिट्स हैं उनसे जरा ऊपर से हट के, ऊपर जरा उठ के सोचना चाहिए कि भाई लोगों के क्या मसाइल हैं, उनको कैसे एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मिले, मुसलमानों को, मिनॉरिटीज को, कि वहां पे उन्होंने अगर रहना है तो इस तरह तो नहीं रहा जा सकता। इस तरह तो आप किसी भी मिनॉरिटी को इस तरह दबा नहीं सकते। अगर नहीं सोचेंगे तो जो हिस्टोरिकल फेट है सबों की होगी। और वो क्या है? हमने देखा था, हिस्ट्री गवाह है कि इस दर्जे का गुनाह चलता नहीं है, इस दर्जे के गुनाहगार चलते नहीं। तो फिर आखिर में सिर्फ ये बता दें कि क्या फिर सेकुलरिज्म जो है हिंदुस्तान का वो दफन हो गया? हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म एक नए तरीके से आया है, दफन नहीं हुआ है। मगर जो उसकी कोर वैल्यूज़ है, सेकुलरिज्म तो एक फ्रेज है, कोर वैल्यूज़ है कि मुसलमान, ईसाई, सिख, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, शैवैज, वैष्णवाइट इकट्ठे रहना है, नहीं तो तबाह हो जाएंगे। तो अगर हम इकट्ठे ना रहे तो ये खुदकशी होगी हमारे लिए। और कोई भी जागरूक इंसान, जागरूक कौम मरना मारना तो मांगती है, खुदकशी करना नहीं मांगती है। ठीक बात, ठीक बात है। जॉन साहब बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुझे पता है बहुत मसरूफ थे, आपने टाइम दिया, और इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और आखिर में नाजरीन हम दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि ये पिछले कई सालों से ये सिलसिला चल रहा है। हम दुआ कर सकते हैं कि भारत में जो लोग हैं उनके लिए आसानियां पैदा हों, उनके लिए अमन का ख्वाब जो है, जो जॉन दयाल साहब जैसे लोग जो हैं वो देख रहे हैं, वो पूरा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर।